Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 13th of September 2022, Tuesday. If you want the lecture PDF, you can join me on Telegram channel. If you like the initiative, you can follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and Instagram. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is: if you believe it will work, you will see opportunities. If you believe it won't, you will see obstacles. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। रिटेल इन्फ्लेशन इन अगस्त राइजेस टू 7%, आईआईपी ग्रोथ स्लोज। अगस्त के महीने में इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसने रिवर्स ट्रेंड रजिस्टर किया, जो कि वो कम्प्लीटली लास्ट 3 मंथ से रजिस्टर कर रही थी। तो लास्ट 3 महीनों में अगर हम देखें सीपीआई का डेटा, अगस्त से पहले जो लास्ट 3 मंथ्स हैं उसमें सीपीआई डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही थी। डाउनवर्ड ट्रेंड में मीन्स रिड्यूस हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी। बस अगस्त के मंथ में द सीपीआई हैज़ रजिस्टर्ड द इंक्रीज फ्रॉम 6.7% टू 7%, यानी 6.7% से इंक्रीज होकर के 7% हो गई। इससे पहले 6.7 थी सीपीआई, जो कि अगस्त में इंक्रीज होकर के 7% हो गई। और इसका जो इम्पॉर्टेंट रीज़न, सिग्निफिकेंट रीज़न रहा, वो रहा फूड प्राइसेस। फूड कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज़ की वजह से जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसमें ये इंक्रीज़ देखने को मिला। सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन, सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इस इंक्रीज़ की वजह से हमारा जो सेंट्रल बैंक है, डेफिनेटली जो आरबीआई है, उस पर फर्दर प्रेशर पड़ेगा टू हाइक द पॉलिसी रेट। इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट 2 पॉलिसी डिसीजंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट हाइक किया है जस्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। बट जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट आरबीआई के डिसीजंस पर तो देखने को ज़रूर मिलेगा, बट आरबीआई के डिसीजन का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर बहुत कम देखने को मिल रहा है। आरबीआई ने लास्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स में 2 बार डिसीजन लिया पॉलिसी रेट हाइक करने का, जस्ट टू टैम द इन्फ्लेशन। बट अगर हम देखें तो 7% अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के जो टॉलरेंस लिमिट है 6%, उससे ज़्यादा है। हालांकि लास्ट 3 मंथ्स में इन्फ्लेशन जो थी वो कम थोड़ा सा रिड्यूस हो रही थी, डिक्लाइन ट्रेंड में थी, जिसको देख करके एक्सपर्ट्स का कहना था कि प्रोबेबली आरबीआई जो है आगे आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इतना एग्रेसिवली रेपो रेट हाइक या पॉलिसी रेट हाइक पर ना जाए। बट अगस्त की सीपीआई देख करके ये लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर प्रेशर जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। प्रॉबेबली जो पॉलिसी रेट हाइक का डिसीजन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्रेसिव मोड में ले। इसके अलावा ये तो बात रही इन्फ्लेशन की, लेकिन अगर हम फैक्ट्री आउटपुट की बात करें, जिसको हम इंडिया में आईआईपी से मेजर करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन जनरल इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आउटपुट। तो अगस्त के मंथ में इन्फ्लेशन तो बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ अगर हमारा फैक्ट्री आउटपुट इंक्रीज हुआ था तो थोड़ा सा कॉमन ट्रेंड था। बट फैक्ट्री आउटपुट जुलाई के मंथ में श्रिंक किया है, शार्पली डिक्लाइन किया है। हालांकि अगर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस को देखें तो लास्ट कुछ टाइम में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो फॉल कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें फैक्ट्री आउटपुट में देखने को नहीं मिला है। जो हमारा आईआईपी है वो जुलाई के मंथ में डेसिलरेट हुआ है, शार्पली डेसिलरेट हुआ है। तो एक साइड तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दूसरा साइड जो फैक्ट्री आउटपुट है, आईआईपी है, वो भी डिसलरेट कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या कमेंट है इस ट्रेंड पे? फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि फ्यूल प्राइसेस और फूड प्राइसेस की वजह से, फ्यूल प्राइसेस और फूड प्राइसेस में इंक्रीज़ होने की वजह से ये मॉडरेट इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन में। इसके अलावा इरेटिक मानसून और निगेटिव सीजनैलिटी की वजह से जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं, जो कंज्यूमेबल्स पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, उनके प्राइस में हाइक देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट हमें सीपीआई इन्फ्लेशन पर देखने को मिला। चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, स्पाइसेस हो, इन सब के प्राइसेस में हार्डनिंग देखने को मिली। इसके अलावा अगर सर्विस आइटम्स की बात करें, एजुकेशन, हाउस होल्ड गुड्स और अदर सर्विसेज, दीज टाइप्स ऑफ आइटम्स हैज़ ऑल्सो बिकम मोर कॉस्टलियर।
अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन को कंपेयर करें तो रूरल एरिया में हमें इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन टू द अर्बन इन्फ्लेशन, क्योंकि अर्बन एरियाज में सप्लाई जो होती है वो सफिशिएंटली मेंटेन रहती है, पर रूरल में सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो रूरल इन्फ्लेशन होती है वो अर्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो रूरल 7.15% रही है अगस्त के मंथ में इन कंपैरिजन टू द अर्बन इन्फ्लेशन जो थी वो 6.7% रही। तो फूड आइटम, फ्यूल आइटम्स की वजह से सीपीआई जो है वो 7 के मार्क पर पहुंच चुकी है और आरबीआई के लिए ये बहुत प्रेशराइजिंग टाइम है। तो प्रॉबेबली जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि अपकमिंग टाइम में आरबीआई थोड़ा सा स्लो पेस में मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाए, बट ऐसा होता हुआ अब शायद नहीं दिखेगा। एंड दिस इज द इकोनॉमिक इंडिकेटर इन फोकस इन्फ्लेशन ट्रेंड। हम देख सकते हैं दिस रेड लाइन इंडिकेट द सीपीआई इन्फ्लेशन एंड दिस ब्लू ग्राफ इंडिकेट्स द सीपीआई फूड। तो जो सीपीआई फूड है वो 7.262% तक पहुंच गया और ओवरऑल सीपीआई 7% तक। एंड दिस इज द फैक्ट्री आउटपुट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Red line indicates the month on month basis data, blue line indicates the year on year basis data। तो हम देख सकते हैं दोनों ही टर्म में हमें फॉल देखने को मिला, मंथ वाइज भी फॉल हो रहा है जुलाई के मंथ में और ईयर वाइज भी अगर हम देखें तो हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही केसेस में इंडियन इकोनॉमी जो है अभी वो स्ट्रगलिंग फेज में है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 of business standard। Cost hit oil firms may get $2.5 billion lifeline। According to the people familiar with the matter, if due to increase in cooking gas prices, now India is planning to pay approximately 20K करोड़, 20,000 करोड़ या इसको हम बोलें $2.5 बिलियन इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है किसको पे करने के लिए, स्टेट रन फ्यूल रिटेलर्स को। कौन कौन से स्टेट रन फ्यूल रिटेलर्स, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किस लिए ये 20,000 करोड़ का रुपए प्रीमियर कॉम्पनसेट किया जा रहा है, जस्ट टू partly compensate them for the losses and keep check on the cooking gas prices। तो ऑयल मिनिस्ट्री ने अप्रॉक्सीमेटली 28,000 करोड़ का कॉम्पनसेशन मांगा था, बट फिलहाल के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो केवल 20,000 करोड़ पर रेडी हुई है। तो 20,000 करोड़ का कैश पे आउट स्टेट रन फ्यूल रिटेलर्स को दिया जाएगा इन ऑर्डर टू पार्टली कॉम्पनसेट द लॉसेज दे हैव मेंटेन बिकॉज ऑफ द फ्लैक्चुएशन दे हैव अर्न बिकॉज ऑफ द फ्लैक्चुएशन इन द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट। हालांकि अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, एडवांस स्टेज पर नेगोशिएशन पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का ये कहना, जो पीपल अवेयर है मैटर्स, उनका कहना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो 20K पर और जो ऑयल मिनिस्ट्री 20K पर एग्री कर जाएंगे एज ऑफ नाउ। और अगर हम डेटा देखें तो एज पर द डेटा, अगर पिछले कुछ ईयर्स का डेटा देखें तो बिकॉज ऑफ द fluctuating international crude oil prices, 3 biggest state-run retailers have actually suffered from the worst quarterly losses in the years। और ये 3 जो बिगेस्ट स्टेट रन रिटेलर्स हैं ये इंडिया की जो टोटल पेट्रोलियम फ्यूल सप्लाई है उसका 90% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर इनको बेल आउट नहीं किया, इनको कैश आउट नहीं किया, इनको कैश पे आउट नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो इंडिया में यूरोप की तरह एक एनर्जी क्राइसिस जनरेट हो सकता है। ऑल्दो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऑलरेडी सब्सिडी का जो है वो हाई बर्डन रिसेंटली, अगर आपको पता हो, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो हमने डिस्कस भी किया था कि कुछ टैक्स कट भी, एक्साइज ड्यूटी कट भी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्यूल्स पे इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डोमेस्टिक प्राइजेस। इसके अलावा फर्टिलाइज़र पर भी सब्सिडी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करी। तो गवर्नमेंट के कॉफर्स पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ टाइम के लिए जो स्टेट रन रिटेल फर्म्स हैं उनका पेन जो है वो कम हो सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट इसकी वजह से गवर्नमेंट के जो कॉफर्स है, गवर्नमेंट का जो बजट है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बजट में गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 5,800 करोड़ का जो पे आउट था, जो हम बोल सकते हैं सब्सिडी, ऑयल सब्सिडी थी, वो गवर्नमेंट ने प्लान करी थी। और अगर वन टाइम में गवर्नमेंट 2K करोड़ देती है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द गवर्नमेंट रेवेन्यू सेगमेंट। ऑल्दो अभी इस पर डिसीजन फाइनल नहीं है, प्रॉबली 20,000 करोड़ पर डील फाइनल हो सकती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सेंटर स्टेट्स वर्किंग टू कंट्रोल LSD स्प्रेड PM।
कल वर्ल्ड डेयरी कांग्रेस के इनॉग्रल सेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, या प्राइम मिनिस्टर ने उस इनॉग्रल सेशन को अटेंड किया, वहाँ पर स्पीच दी। और उस स्पीच में डेयरी सेक्टर को लेकर के जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन सब पर गवर्नमेंट कैसे एक्ट कर रही है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द डेयरी सेक्टर, इस बात पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपना ओपिनियन दिया। तो कल वर्ल्ड डेयरी कांग्रेस के इनॉग्रल सेशन में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ काम कर रही हैं डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। मोर स्पेसिफिकली लंपी स्किन डिजीज़ LSD जो इस समय बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है डेयरी सेक्टर में, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम कर रही हैं, जॉइंटली काम कर रही हैं। अगर LSD की अगर हम बात करें तो LSD इज़ वन ऑफ द कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द कैटल एंड कॉज द फीवर नोड्यूल्स ऑन द स्किन एंड कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ। और इस LSD की वजह से जो डेयरी सेक्टर्स हैं, फार्मर हैं, जो बेसिकली सेक्टर में से इनकम जनरेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से इंडिया का जो डेयरी प्रोडक्शन है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसी इनॉग्रल सेशन में, जो कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था, इसी इनॉग्रल सेशन में मोदी ने कुछ डिसीजन, या हम प्राइम मिनिस्टर ने अगर बोले तो कुछ डिसीजंस जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द LSD, उस पर डिस्कस किया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 48 सालों बाद ये जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है, IDF है, इसकी समिट जो है वो, या इसका जो सेशन है वो इंडिया में हो रहा है। और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा कि इंडिया किस तरीके से डेयरी सेक्टर को मजबूत कर रहा है, किस तरीके से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, इस पूरे सिनेरियो को उन्होंने एम्फेसाइज़ किया। हालांकि LSD को कंट्रोल करने के लिए जो इंडिजीनियस वैक्सीन डेवलप हो रही है, उसकी क्या स्टेज है, कितना टाइम लगेगा, अपार्ट फ्रॉम इट कैटल का मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट कैसे होता है, उसके मूवमेंट को लेकर के क्या नॉर्म्स बने हैं जिससे कि डिजीज़ का जो स्प्रेड है वो कंट्रोल किया जा सके, कितनी डेथ हुई हैं, इसके अलावा और जो डिज़ीज़ हैं जो बेसिकली डेयरी सेक्टर को इम्पैक्ट कर रही हैं, जैसे कि गोट पॉक्स, उसको लेकर के भी गवर्नमेंट ने क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या मेजर्स लिए हैं, ये सारे इश्यूज़ जो हैं, या ये सारे जो एरियाज़ हैं, उन पर गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, इस पर्टिकुलर इशू पर कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस समिट में बोला। तो इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि हम डेयरी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानें, और उसमें जो इसमें डिज़ीज़ जो इम्पैक्ट कर रही है, उससे कितने कैटल इम्पैक्ट हो रहे हैं, और उस डिज़ीज़ और कैटल के इम्पैक्ट की वजह से इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। एंड दोज हु आर अवेयर लिटिल अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, दे मस्ट बी नोइंग कि इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है अमंग अदर काउंटर पार्ट कंट्रीज़। और LSD जो डिज़ीज़ सबसे ज़्यादा इस समय इम्पैक्ट कर रही है, उसको लेकर के इंडिजिनियस वैक्सीन डेवलपमेंट भी हो रहा है। और गवर्नमेंट का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में उस पर्टिकुलर वैक्सीन का कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा। एंड दिस इज़ द इंडियन डेयरी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर, वर्ल्ड लार्जेस्ट डाइवर्स जेनेटिक पूल ऑफ इंडिजिनियस कैटल हैपन्स इन India. Approximately 45% jump in milk output has been seen in last 8 years. Largest database of around 220 million animals, and milk is the biggest farm commodity in India, surpassing the combined value of cereal and pulses in terms of value of output. तो cereal और pulses की अगर value को जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर हम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। मिल्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी। और पिछले कुछ सालों में जो फार्मर्स जो बेसिकली अपनी सेकेंड इनकम मिल्क से लेते हैं, उनकी इनकम में भी इंक्रीज देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस सेक्टर। सो डेयरी इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मासेस, नॉट द मास प्रोड्यूस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी important for India to monitor this particular sector and to strengthen this sector फॉर बेनिफिट ऑफ द स्मॉल फार्मर, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना था इस समिट में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। स्पर्ड बाय डिमांड, बैंक्स वांट मोर लॉन्ग टर्म गिल्ड्स।
गिल्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको हम गिल्स बोलते हैं। मोर स्पेसिफिकली जो गिल टर्म है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए ही यूज़ होता है। जो बॉन्ड पेपर्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं उसको हम गिल्ट नहीं बोलते हैं। तो गिल्स को लेकर के जी सिक्योरिटी को डिमांड को लेकर के ये न्यूज़ है, और इसी के साथ हम पेज नंबर 6 पर दी हुई और 2 न्यूज़ भी कवर करेंगे जो कि बैंक से ही रिलेटेड है। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। पहली न्यूज़ ये है, लास्ट वीक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग, जो सोवरेन डेट मार्केट के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे हुई। और इस मीटिंग में जो बैंक्स हैं उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉन्ग टर्म पेपर्स, लॉन्ग टर्म गिल्ड पेपर्स की डिमांड करी। जो गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शंस हैं उनकी डिमांड करी। क्यों? क्योंकि बैंक जो है उनका ये कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हुई है। सो ओनिंग टू द हाई डिमांड ऑफ सच पेपर्स, नाउ बैंक्स आर एक्चुअली डिमांडिंग मोर ऑक्शन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि इंडिया के केस में क्या होता है, इंडिया के केस में जो 10 इयर्स बॉन्ड पेपर्स होते हैं उनको हम बेंच मार्क मानते हैं, और उनकी डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। बट रिसेंट टाइम में जो इंडियन इकोनॉमी है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म पेपर्स हैं 20 साल 30 साल, इनकी डिमांड बढ़ रही है। बेसिकली अभी इंडियन इकोनॉमी को लेकर के शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो 5 से 10 सालों में बहुत अच्छे प्रोजेक्शन, बहुत ही पॉजिटिव प्रोजेक्शंस नहीं हैं, स्पेशली जो मीडियम टर्म्स के पेपर हैं उनके लिए। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के पेपर्स की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं 20 से 30 साल, ताकि उनके जो अर्निंग्स हों उस पर ज़्यादा हों। हाउएवर आरबीआई इज़ अ व्यू दैट स्टेट which could borrow almost double of what they raised in the first half would also come with long term papers। तो लॉन्ग टर्म पेपर्स किस बोलते हैं, 10 साल से ऊपर है, 10 साल है 10 साल से ऊपर। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अभी जो फ्यूचर में पैंडमिक और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक को लेकर के अच्छे प्रोजेक्शंस नहीं हैं, दैट इज़ वाई इन्वेस्टर्स आर डिमांडिंग मोर लॉन्ग टर्म पेपर्स, और लॉन्ग टर्म पेपर मोर देन 10 ईयर्स मेच्योरिंग डेट। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी तरीके से डिमांड बढ़ती रहे, दिस कुड क्रिएट अ सप्लाई ग्लट। और इसीलिए कई सारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सेंट्रल बैंक से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि टू रिड्यूस द इशुएंस ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एंड कैप द साइज ऑफ वीकली प्राइमरी ऑक्शंस ऑफ दिस पेपर टू अप्रॉक्सीमेटली 30K करोड़। तो जो बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो तो डिमांड कर रहे हैं, बट जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि दिस विल क्रिएट अ सप्लाई ग्लट, और अननेसेसरी जो है वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, क्योंकि पेपर अगर जो सप्लाई रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली इन 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, इनके प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे, यील्ड फॉल करेगी। तो कहीं ना कहीं प्राइस कैप और ऑक्शन कैप की ज़रूरत है एज पर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो आरबीआई का जो भी कैलेंडर है ऑक्शंस को लेकर के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, दैट शुड बी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इन वेरियस सेगमेंट। सो लेट अस सी आरबीआई क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऑक्शन को लेकर के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, आरबीआई पॉलिसी डिसीजंस बीन इन राइट डायरेक्शन, गोयल। सो आशिमा गोयल का ये एक स्टेटमेंट है। ये कौन है आशिमा गोयल? एक्सटर्नल मेंबर ऑफ एमपीसी कमेटी। अभी अगस्त मंथ की जो सीपीआई इन्फ्लेशन रिलीज़ हुई है जिसमें 7%, अभी हमने फर्स्ट न्यूज़ में डिस्कस भी किया है, सीपीआई ने 7% का मार्क क्लॉक किया है। उसके बाद से ये कई बार ये आर्ग्यूमेंट सुनने को मिल रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पॉलिसी डिसीजन रहा है इन्फ्लेशन को टैम करने का, वो राइट डायरेक्शन में नहीं हो पाया, या बोलें मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन सही डायरेक्शन में नहीं हो पाया। तो ये कई ज़्यादा एलिगेशन आरबीआई पर लग रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स या बोल सकते हैं ओपिनियन राइज हो रहा है आफ्टर दिस डेटा। तो जो एक्सटर्नल मेंबर हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, मिस अश्मिता गोयल, उनके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी डिसीजन लिए पास 2 रिव्यू मीटिंग्स में, ऑल दोज डिसीजंस वर राइट, सही डिसीजन थे। और आरबीआई के जो पॉलिसी डायरेक्शंस हैं वो भी सही हैं। ऑल दो जो ये फूड प्राइस में सडन इंक्रीज हमें देखने को मिला है मानसून की वजह से, ये एक शॉक है। इसको हम ये नहीं कहते कि दिस वॉज एक्चुअली प्रोजेक्टेबल, नहीं ऐसा नहीं था। दिस फूड प्राइस शॉक केम प्रैग्मेटिकली, और आरबीआई जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, जो पॉलिसी डिसीजन जिस स्पीड में ले रही है, दैट इज़ एक्चुअली राइट। और आगे आने वाले टाइम में जो सीपीआई है वो हमें 6% से लो देखने को मिलेगी।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि बैंक से ही रिलेटेड है। कैनरा बैंक एंड पीएनबी में इशू ₹3K करोड़ AT1 बॉन्ड, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड इशू कर सकते हैं कैनरा बैंक और पीएनबी, तो अपने कैपिटलाइजेशन के लिए, अपने कैपिटल को रेज करने के लिए, जिससे कि फेस्टिवल सीजन में जो फंड क्रेडिट है, जो फंड है उसको लैंड किया जा सके। तो जो रिजर्व बैंक कैनरा बैंक है और पीएनबी दे मे गो फॉर इशुएंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3K करोड़, 3000 करोड़ का AT1 बॉन्ड, जिसको हम परपेचुटी बॉन्ड भी बोलते हैं, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं व्हाट आर दीज एक्चुअली एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड। दीज आर वन ऑफ द वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट, बट प्राइमरली बैंक को जब कभी भी अपना कैपिटल बेस इंक्रीज करना होता है एज पर द बेसल नॉर्म्स, तो बैंक जो है वो AT1 बॉन्ड्स को प्रेफर करते हैं। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। स्मॉलर आई बैंक्स ज्वाइन बिग फैट IPO पार्टी। iBanks are getting picky about the IPOs amid the growing list of companies aspiring to go public. पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कंपनीज ने IPO मोड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया इन ऑर्डर टू रेज द फंड। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है, जहाँ पर सोर्सेज का ये कहना है कि जो लार्ज साइज़ के आई बैंक्स हैं, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन, सो डोमेस्टिक बैंक्स एज वेल एज फॉरेन, दोनों ही बैंक जो है नाउ दे आर गोइंग टू अडॉप्ट अ सेलेक्टिव अप्रोच फॉर इन्वेस्टिंग इनटू IPOs, और ऐसे स्पेशली ऐसे IPOs जिनका साइज 1000 करोड़ से कम है। Now banks will focus more on lucrative deals in case of IPOs rather than going for every IPO. तो बेसिकली जो आई बैंक्स हैं, आई बैंक्स मीन्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, दे आर एक्चुअली गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू ओनली बिग IPOs। ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? कि जनरली बिग IPOs बड़ी कंपनीज आती हैं, ऐसी कंपनीज आती हैं जिनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। स्मॉलर कंपनीज जो होती है, जो छोटी कंपनी, रिस्की कंपनीज होती हैं, वो छोटे छोटे IPOs लाती हैं, तो डेफिनेटली दैट्स अ रिस्की वेंचर। तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, दे आर नाउ गोइंग टू सी द साइज बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी IPO। तो जो बड़े बड़े IPOs हैं जिनका साइज 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उन पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा बाय दीज इन्वेस्टमेंट बैंक एज पर दिस न्यूज़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टाटा's किक स्टार्ट AI fleet expansion via leasing. So in a first move to significantly expand the fleet after Tata take over the AI, now Tata has leased approximately 25 Airbus narrow body aircraft. तो 25 Airbus narrow body aircraft जो है टाटा ने लीज आउट किए हैं। किस लिए लीज आउट किए हैं? एक्सपेंशन करने के लिए। किसका एक्सपेंशन करने के लिए? AI का। तो एयर इंडिया के एक्सपेंशन के लिए, उसके ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमी क्लास को प्रीमियम सेगमेंट सर्विसेज ऑफर करने के लिए जो टाटा है वो अब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर चुकी है एयर इंडिया में। और इनिशियल लेवल पर उसने 25 एयरबस नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जो हैं वो लीज पर लिए हैं, जो कि दिसंबर से अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे एज पर द कंपनी। इसके अलावा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। एक्सपेक्टेशन से टारगेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब AI को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए टाटा हैज़ स्टार्टेड इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पेशेंट आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल बिल स्पेंड डिक्लाइन इन 2018 एंड 19। तो बेसिकली ये एक सर्वे है। इस सर्वे पर जो इंडिया में जो आउट ऑफ बिल, आउट ऑफ पॉकेट जो मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है उसको लेकर के एक सर्वे किया गया है। आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज स्पेंड ऑन हेल्थ इन इंडिया, अराउंड 48.2 इज borne by the household directly. ऑल्दो दिस नंबर इज़ लोअर देन, ये नंबर जो है 48.2 का, ये लोअर है जो 15 साल पहले था, बट इट इज़ स्टिल सिग्निफिकेंटली हायर इन कंपैरिजन टू द ग्लोबल फिगर। लेकिन अगर इसको ग्लोबल उस पर कंपेयर करें लेवल पे, तो ये अभी भी ज़्यादा है। इट मीन्स जो हाउस होल्ड्स हैं उन पर मेडिकल एक्सपेंडिचर को लेकर के बहुत ज़्यादा बर्डन है। हालांकि पिछले 15 सालों में ये रिड्यूस तो हुआ है, बट अभी भी जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है उससे कम ही है, उससे ज़्यादा ही है। इट मीन्स इंडिविजुअल्स जो हैं, हाउस होल्ड जो है, उनको अपने जो मेडिकल बिल्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पॉकेट या किसी तरह के क्रेडिट लेकर के आउट ऑफ पॉकेट उसको मीट आउट करना होता है। इंडियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली ₹5.9 ट्रिलियन ऑन हेल्थ इन
2018 and 19, although it has been decline in comparison to the last year also अगर हम देखें, लेकिन ये भी जो परसेंटेज है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये अभी बहुत ज़्यादा जो एक अननेसेसरी प्रेशर डालता है इंडियन हाउस होल्ड्स की इनकम पर, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर। और गवर्नमेंट का कई बार एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं गवर्नमेंट को जो हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड दिस इज़ द स्टेट वाइज डेटा, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। यूपी जो है वो सबसे आगे है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है उसके केस में, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड केरला। अब देख लेते हैं। I think that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. And if you like the initiative, please share this video to your network or among your students or network or friends. So please like, share and subscribe. Thank you.